वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 536 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कमेंट करिएगा कि किसके कितने सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। अब इस नियुक्ति करने में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन किन से परामर्श करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, मतलब उस राज्य के राज्यपाल से जहां पर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। हाई कोर्ट के, संबंधित राज्य के महाधिवक्ता से, और चौथे ऑप्शन में है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी। बताइए किन किन से। किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह लेंगे, किससे परामर्श करेंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उनके मुख्यमंत्री से नहीं लेंगे, और ना ही उस राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से। तो 3-4 को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। तो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करते हैं। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करता है। हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करते हैं। देखिए करेक्ट है। अगर उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे ना, तब परामर्श लेंगे वो चीफ जस्टिस से। यहाँ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं ना, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से लेंगे। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श करेगा। याद रखिएगा छोटी छोटी बातों को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। आपने वकालत कर ली है, आपको जज बनना हाई कोर्ट का। कैसे बनोगे? भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों आप। उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम आपने 10 वर्ष तक वकालत की हो उसमें, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट भी हो सकता है वो। राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो। बिल्कुल, ये तो एग्जैक्ट सारे के सारे लाइन टू लाइन करेक्ट लिखे पड़े हैं स्टेटमेंट। इनको पढ़ने की आवश्यकता है, गलत तो कोई है नहीं इसमें से। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा? बताइए। देखिए अनुच्छेद 117 में कुछ याद आया। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है का प्रावधान है। इसमें हाई कोर्ट, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, अपने राज्य के उच्च न्यायालय जा सकते हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 217 में। और सुप्रीम कोर्ट का उनकी आयु कितनी है? उनकी 65 वर्ष की है। तो संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रत्येक अनुच्छेद 217 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। और 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर हाई कोर्ट के जजों की 62 वर्ष कर दी गई थी 1963 में। काफ़ी साल हो गए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा? बताइए कौन करेगा? लोकपाल, राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल? इसका आंसर संसद नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं है, लोकपाल भी नहीं है, राष्ट्रपति करेंगे।
तो देखिए अनुच्छेद 217 के तहत यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात करेगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 221 में इसके न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट ही डाले गए हैं, इनको याद करना है आपको। खासकर इसको हाई कोर्ट के वेतन भत्ते जजों के भारत की राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन जो उनकी पेंशन है ना वो जाती है भारत की संचित निधि से। अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर हो तो उनका सब कुछ संचित निधि से जाता है, पेंशन वेतन भत्ते दोनों तीनों। तो संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, किंतु पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर राज्य विधानमंडल या संसद में मतदान नहीं होगा, याद रखना। इसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगी, तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत देय होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा सही है? संविधान के अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तीसरी है दूसरी है? तीसरी है, दूसरी में वेतन भत्ते करेक्ट है। इस प्रकार कोई भी शपथ राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष ली जाती है। देखिए हाई कोर्ट का जज तो राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है ना, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो संविधान के अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, न कि मुख्यमंत्री के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान ही है, यानी हाई कोर्ट का जज वैसे ही हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही तो नहीं कर सकता ना, सर्वोच्च न्यायालय का तो नहीं कर सकता, लेकिन उच्च न्यायालय का तो कर सकता है ना। उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट में तो कर सकता है और दूसरे हाई कोर्ट में भी कर सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना करे क्योंकि उससे छोटा होता है वो, तो दूसरा गलत है, केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 220 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण या कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? या तो वो हाई कोर्ट में कर ले, मतलब दूसरे हाई कोर्टों में चला जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही उनमें चला जाए, लेकिन उसके सिवाय नहीं करेगा, जैसे कि SDM कोर्ट वगैरह हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, क्योंकि वहाँ से तो ऑलरेडी आया था ना, वो वहीं पर थोड़ी जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। है छोटी छोटी चीज़ें इनको बार बार पढ़ने पर याद होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। देखिए 1947 के बाद कितने साल हो गए, अभी तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग ही नहीं लगा। दूसरा स्टेटमेंट है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बिल्कुल करेक्ट है दूसरा, और पहला वाला भी करेक्ट है, नहीं लगाया अभी तक, सी है इसका आंसर। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। वर्ष 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, नाम क्या था उनका, सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, किंतु उसने त्यागपत्र दे दिया पहले ही। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश करने का यह पहला मामला है।
तो पहली त्यागपत्र दे दिया तो महाभियोग कहाँ हुआ? तो महाभियोग से हटे तो नहीं ना वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट निम्नलिखित में से किसका मानस पुत्र है? कौन लाया था इस अवधारणा को? न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या जवाहरलाल नेहरू? बताइए। देखिए PIL का कॉन्सेप्ट याद है आपको? इससे पहले जो कराया था जनहित याचिका, उनको तो ये लेकर आए थे दोनों, लेकिन यहाँ चलित न्यायालय पर बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर C। तो देखिए भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ जो है पहुंचाना है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। UPSC सिविल सेवा में तो शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन स्टेट PCS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल कोर्स का पार्ट है इसलिए रखना पड़ा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट लेकर आए। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन करिए। अगले टेस्ट में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।